मैंने कोई भी काम किसी और के पैसे से नहीं किया। आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई हैव डन विद माय ओन मनी। जब से इक्विटी मार्केट्स आई है और जब तक रहेगी, एक सिंपल रूल हरदम रहेगा, वो ये है, आप नीचे खरीदिए ऊपर भी। इक्विटी मार्केट में हम एक चीज बोलते हैं जो हम भैया बुलाते थे, राकेश झुंझुनवाला जी को, उन्होंने हमें समझाई कि भाव भगवान होता है। आज 26-27 साल के लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, विच इज वेरी गुड, राइट। लेकिन मेरे को ये देख के बहुत दुख होता है कि आते ही उनको एफएनओ में करना। अरे आपको डिलीवरी का धंधा समझ नहीं आता, आपको कैश का धंधा नहीं आता, आपको बाय एंड होल्ड समझ नहीं आता, आप सीधे एफएनओ में आ जाते हो मार्जिन लेके। दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ये इंडिया का ईयर नहीं है, इंडिया का डेकेड है। कई बोलते हैं ये इंडिया की सेंचुरी आ गई है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग 2047 पे वी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो आदमी इक्विटी मार्केट में नुकसान नहीं ले सकता है वो पैसा नहीं बनता। इलॉन मस्क ने बोला है एआई दुनिया को खत्म नहीं करेगी, लेकिन जो एआई यूज करेगा he'll be more powerful। तो आपके पास जब चैलेंज आता है, इतना भी मत झुकिए कि आदमी टपली मार के ऊपर से निकल जाए। Have your vision in place। He's a co-founder of Money Control and now the co-founder and CEO of a very well-known equity market research platform called Markets Mojo. With me today is Dr. Mohit Batra. Mohit, thank you for joining us today and welcome to 5paisa. Thank you so much for the introduction and thank you so much for having me here. All right. So, first of all, from Money Control, setting up the whole Money Control, making it, and to Markets Mojo. Like, how's the journey been? What all things have happened? How's the journey altogether? Well, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, बहुत लर्निंग्स हैं, बहुत लर्निंग्स आगे लेनी भी हैं। मनी कंट्रोल हमने शुरू किया था 1997-98 में। उस टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ये सेविंग्स वाज एफडी, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टर्स को पता नहीं थे कि म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मनी कंट्रोल उस टाइम पहली वेबसाइट हमने बनाई थी जो पर्सनल फाइनेंस से डेडिकेटेड थी। इनफैक्ट उस टाइम हम एक कैरिकेचर वहाँ रखते थे विच वाज मनी विज। वो बाद में हटा दिया था, तो मनी कंट्रोल यूजर्स ने उसको देखा नहीं होगा जो लेटेस्ट है। लेकिन एक मनी विज होता था जो चश्मा पहन के आता था और बोलता था कि आपको क्या पूछना है पूछिए। वी डिड दिस इन 97-98। सो उस टाइम हम लोग पैसा कैसे बनाएंगे साइट से हमें कुछ आइडिया नहीं था। हम सिर्फ इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स को कुछ पता नहीं था और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना था कि किसी तरह से अगर इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट। जो हमारी ये इक्विटी मार्केट की डबल डिजिट स्टोरी है, वो अगर डबल डिजिट स्टोरी में इन्वेस्टर का रिटर्न बनता है तो वो फिर भी एफडी में 6% पे 5% पे क्यों डाल रहा है, ये वो एक क्वेश्चन आता था। तो हमने ये पर्सनल फाइनेंस की वेबसाइट चालू की। उसके बाद ऑब्वियसली वो 2 या 3 साल हमने खुद चलाया, फिर हमारा CNBC से टेक ओवर हुआ। देन आई वाज विद CNBC टिल 2004 रनिंग मनी कंट्रोल। और उस टाइम वो जो 3 या 4 साल थे, मनी कंट्रोल बिकेम मेजरली इक्विटी ओरिएंटेड, बिकॉज वो CNBC का एक परछाई आ गई उसके ऊपर, तो वो पूरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट बन गई। तो पर्सनल फाइनेंस से बिल्कुल अलग हो गए और स्टॉक मार्केट न्यूज़ उस टाइप की वेबसाइट बन गई। तो हमारा वो ड्रीम नहीं था। हमारा ड्रीम वो नहीं था कि ये पूरा एक दूसरी इकोनॉमिक टाइम्स या दूसरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस या एक इक्विटी मार्केट रिलेटेड साइट बन जाए। और वो क्लाइंट को एडवाइस नहीं दे। आज भी आप देखेंगे तो मनी कंट्रोल क्लाइंट को एडवाइस नहीं देता है, बिकॉज वो मीडिया साइट है। लेकिन हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम उसको एडवाइजरी साइट बनाए। सो 2004 I left Money Control and then I joined an insurance company as a chief operating officer। हेल्थ केयर इंश्योरेंस किया मैंने। वो मैंने 2 साल तक किया। उसके बाद मैंने एक बैंक ज्वाइन किया, ABN AMRO बैंक, जहाँ पे मैं HNI कस्टमर्स उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता था। I was the country head for Van Gogh Preferred Banking, ABN AMRO Bank। There I got exposure of truly because हम तो जब मनी कंट्रोल चालू किया था बिल्कुल बच्चे थे। एक वो ड्रीम था तो बनाया उसको, राइट। बट इतना नॉलेज नहीं था।
we had a lot of passion for finance, but passion was not the only thing that is required. You also require a lot of knowledge. And I think true knowledge came in by working in companies which were larger. even हम लोग बड़ी कंपनी थी, तो वहाँ पे मैंने वेल्थ पोर्टफोलियो पूरा उनका देखा. वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था, कम से कम 15-20 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो. उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये मैं 2006-2007 के आसपास की. और उसके बाद आई जॉइंड मोतीलाल ओसवाल. आई वाज देयर डायरेक्टर फॉर वेल्थ. मैंने उनका वेल्थ बिजनेस सेट किया. उनका जो पीएमएस का इनिशियल एयूएम था वो रेज किया, प्राइवेट इक्विटी का एयूएम रेज किया. वहाँ भी लार्ज पोर्टफोलियो था. एंड I looked at broking very closely at that time. Broking was the only thing that I had not looked very closely. So broking बहुत closely देखी. And finally around 2009-10 almost entrepreneurial वापस experience हुआ when I moved to PMS field, which is Alchemy Capital Management, in which राकेश झुंझुनवाला एक partner थे, रशिद सांघवी थे, किरण वैद थे. ये पार्टनर्स थे उसके, और उनका एक छोटा सा पीएमएस था जो मुझे बढ़ाना था. तो मैंने उनको ज्वाइन किया और मैं उनके साथ कम से कम 6 या 7 साल था. तो वो बड़ा एक एयूएम बड़ा कुछ 5-6 हज़ार करोड़ का वो मैनेज किया मैंने ऑन इक्विटी. ये सब करने के बाद पुराने दिन वापस आ गए. एज के साथ यू नो देयर आर learnings जो professionally आती हैं. Very few people get the chance to say I want to correct what I did wrong over the last 20-25 years. मैं बहुत fortunate था कि मुझे लगा कि मैं correct कर सकता हूँ और मैं किसी के पैसे को waste नहीं करूँगा, अपने पैसे से correct करूँगा इसको. So एक वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल youngsters आते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी लेते हैं, वीसी लेते हैं, सीड कैपिटल लेते हैं और फिर बिजनेस चालू करते हैं. और वो बिजनेस चलाते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि पैसा अपना नहीं होता, किसी और का होता है. मैंने कोई भी काम किसी और के पैसे से नहीं किया. आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई हैव डन विद माय ओन मनी, क्योंकि उससे कन्विक्शन आता है, उससे आप जो करेंगे उसका कॉन्शियसनेस आता है, और आप जो भी करेंगे वो एक पूरे दिल से होता है वो काम. तो वो जो काम था, मैं और मेरा पार्टनर जॉयसन थॉमस, हम दोनों मनी कंट्रोल का भी पार्टनर थे. मैंने जब मनी कंट्रोल छोड़ा तो जॉयसन बिकेम द सीईओ. जॉयसन वाज सीईओ टिल 2015. तो हम दोनों ने साथ ही वापस से चालू किया मार्केट्स मोजो. एंड हमारा एक ही एम था कि हम सोशल वर्क करने आए हैं. वी आर कमिंग बैक एंड ट्राइंग टू डू सोशल वर्क, बिकॉज जैसे मनी कंट्रोल में कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, वैसे हमारा यहाँ भी कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था. हमें पता नहीं था हम पैसे कैसे बनाएंगे. दोनों में हमने पैसे बहुत बनाए, लेकिन यहाँ भी हमने जब चालू किया था तो हमें कुछ आइडिया नहीं था हम करेंगे क्या ऐसा. हमारा जो ग्राउंड था जिस पे हमने चालू किया वो बहुत सिंपल था. ये जो इंडस्ट्री है, एडवाइजरी इंडस्ट्री जो और रिसर्च इंडस्ट्री है, इसका कंस्ट्रक्ट ही गलत है. और हम आज तक यही बोलते आ रहे हैं कि शुरू से ही कंस्ट्रक्ट गलत है इसका. तो ये कंस्ट्रक्ट जब गलत होता है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर कभी पैसा बना ही नहीं सकता. ओके. आप कुछ भी कर लें, ये कंस्ट्रक्ट चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्ट ग्लोबली ऐसा ही है और अभी ऐसे ही चलने वाला है. मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है. जो भी ब्रोकिंग में रिसर्च चलती है वो पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए चलती है, बड़े इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं. एफआईआईज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होती हैं. तो ब्रोकर्स जब रिसर्च करते हैं तो वो पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे. तो अगर इंडिया में 4000 के आसपास लिस्टेड कंपनीज हैं, वो जो रिसर्च होती है वो सिर्फ 100, 150, 200 पे होती है. आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस को देख लीजिए, बड़े से बड़े, the top 200, the top 100, 150, 200 से ऊपर नहीं जाएंगे वो. क्यों? बिकॉज 90% उनका रेवेन्यू तो वहीं से आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू वहां से आता है. और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है उसको अगर आप 8-10% डॉलर टर्म में रिटर्न दे देंगे उसको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो आते हैं यूएस से, उनको आप तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता था उस टाइम. तो अभी उनको अगर 7-8% मिल जाए डॉलर टर्म्स में तो बहुत बढ़िया. और ये लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनीज, टॉप 100-200 कंपनीज पे रिसर्च करके वो उनका 8-10% बन जाता है. इंडिया में वैसा नहीं. इंडियन इन्वेस्टर्स को अगर 6-7% भी एफडी में मिलता था तो उनको जब तक 15-20% रिटर्न नहीं मिले वो बोलते हैं हम रिस्क क्यों लें. और सही भी बात है,
आप रिस्क क्यों लेंगे? लेकिन 15-20% रिटर्न वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी कंपनीज में शायद नहीं हो, तो आपको शायद मिड कैप या शायद स्मॉल कैप की तरफ जाना पड़े, लेकिन उस पर रिसर्च नहीं थी उस टाइम, आज भी नहीं, आज भी उस पर रिसर्च नहीं है। तो एक तो ये है कि सारा जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ वो सबसे बड़ी 100, 150, 200 कंपनी उसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरा जो इनको रिसर्च करता है उसको बोलते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट के ऊपर होता है फंड मैनेजर, फंड मैनेजर के ऊपर होता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ये एनालिस्ट की आप लाइफ देखेंगे तो एनालिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में 40 साल में 2 या 3 सेक्टर को एनालाइज करता है और उसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 40 कंपनी वो देखता है और उसको शाबाशी या इंसेंटिव कब मिलता है? जब वो बाय कॉल देता है। सेल कॉल पे ब्रोकिंग नहीं चलती है, बाय कॉल पे चलती है। तो अगर मुझे पता है कि मेरे सेक्टर पे अगर मैंने और मेरे स्टॉक पे बाय कॉल नहीं दूंगा तो सेल्स वाला वो कॉल नहीं ले जाएगा और इंस्टीट्यूशन को नहीं दिखाएगा और ब्रोकरेज पैसा नहीं बनेगा, ये पूरी एक साइकिल बन गई है। तो हर एनालिस्ट को हर टाइम अपना सेक्टर बुलिश लगता है। तो ये हर रिटेल इन्वेस्टर की स्टोरी है कि मैं जब भी, और हर बार आप किसी भी इन्वेस्टर से बोलेंगे मेरा हाथ ऐसा है कि स्टॉक पे लग गया तो स्टॉक नीचे जाता है। हाँ, आपने सुना होगा, मैं भी यही कहता था, हाँ, सारे इन्वेस्टर ये कहते हैं कि बॉस हम तो इतने अनलकी हैं कि जिस दिन खरीद लिया हमने, हाँ, वो स्टॉक नीचे गया। वो आपका अनलक नहीं है, वो रिटेल इन्वेस्टर का है, क्योंकि उसके पहले पोजीशंस बिल्ड हो चुकी हैं। राइट, उसमें पहले पोजीशंस बिल्ड हो चुकी हैं, तो आप लास्ट में जाते हैं और लास्ट में निकलते हैं। एक तो वो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है। दूसरा 80% ये पूरा का पूरा जो इक्विटी मार्केट्स में पैसे बनाने का तरीका है, इट इज नॉट जस्ट रिसर्च, इट इज नॉट you having a good advisor, it is how strong you are in your head. आपने कितने जनों ने जब मार्केट नीचे होती है आपने खरीदी की है? अब तो थोड़े इन्वेस्टर्स से, लेकिन वो क्या होता है कि वो लगता है कि ये तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। मार्केट अगर 10% नीचे है तो ऐसा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर ये जीरो हो जाएगा, इस हिसाब से गिर रहा है मार्केट। वो नहीं होता है। आप किसी भी साइकिल में, आप जब से इक्विटी मार्केट्स आई है और जब तक रहेगी, एक सिंपल रूल हरदम रहेगा, वो ये है, आप नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। लेकिन हम नीचे बेचते हैं ऊपर खरीदते हैं, क्योंकि वो ग्रीड और फियर होता है। फियर में आदमी आगे नहीं जाता है, ग्रीड में आदमी बेच देता है। तो ये जो चीजें हैं, और ग्रीड में आदमी खरीदता है इस केस में, ये जो चीजें हैं ये बहुत ह्यूमन इमोशन डिपेंडेंट है। तो वी वांटेड टू मेक अ प्लेटफॉर्म मार्केट्स में जो आज दुनिया की सिर्फ एक ही कंपनी है जो हर स्टॉक पे रिसर्च देती है। सो देयर आर 4000 स्टॉक्स, वी कवर ऑल 4000 स्टॉक्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। राइट, हम ये सारी डेटा साइंस से करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, 5 साल का बैलेंस शीट, पीएनएल, वैल्यूएशंस, फंडामेंटल एनालिसिस विच इन द लॉन्गर रन कैन नॉट गो रॉन्ग, बिकॉज अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है 5 साल से और अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है, वैल्यू भी ठीक है, उसका टेक्निकली अच्छे जोन में है, तो वो सूनर और लेटर विल डू गुड। सिंपल हाइपोथेसिस है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। हमारे इक्विटी मार्केट में हम एक चीज बोलते हैं जो हम भैया बुलाते थे, राकेश झुंझुनवाला जी को, उन्होंने हमें समझाई कि भाव भगवान होता है। भाव भगवान मतलब गॉड इज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। अगर आप भाव को पढ़ना सीख गए तो आपको भगवान मिल जाएगा। तो कई बार हमारा फंडामेंटल कॉल अगर किसी स्टॉक पे स्ट्रॉन्ग बाय है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसका जो भाव है वो नीचे जाते जा रहा है, तो हम निकल जाते हैं उसके अंदर से, क्योंकि भाव भगवान है। सो ये जो सारा इकोसिस्टम है, ये डेटा का इकोसिस्टम है, ये जो सारा कॉम्प्लेक्सिटी है दुनिया का आज, राइट। अब आप यूक्रेन में कुछ हो रहा है, फिर आपका यूएस में कुछ हो रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, क्रूड में कुछ हो रहा है, इसका इंपैक्ट आपकी कंपनी पे क्या होने वाला है, ये कोई एनालिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ डेटा साइंस विल नॉट बी एबल टू टेल यू। एंड दैट इज द रीजन वी फील दैट ये पूरा जो कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक वन लार्ज बॉल, कि यहाँ पे कुछ और यहाँ इम्पैक्ट आए, इसको कैसे पकड़ेंगे? बहुत सर्वर्स हैं,
बहुत काम होता है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या होता है, अगर प्राइस ऐसे बढ़ता है तो इसका क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, वो सब करके एक इकोसिस्टम हमने बनाया, 8 साल पहले बनाया था, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल टुडे. वी गिव रिसर्च टू ब्रोकर्स. 2 मिलियन, कम से कम 20 लाख इन्वेस्टर मार्केट्स मुझे पे आ चुके हैं. कई लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारी प्रीमियम सर्विसेज को, और कई लोगों ने 40-50 साल के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है प्रीमियम सर्विस को. सो तो ये हम करते हैं, एंड वी डू इट विद फुल ऑनेस्टी, एंड वी आर वेरी ओपन. कभी हमसे गलती हो जाती है तो हम बोल देते हैं गलती हो गई कॉल पे. मुझे याद है मार्केट्स मोजो मैंने पहली बार कब देखा था, दैट जो मेरी मेमोरी है वो है बीएससी पे, क्योंकि एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जब भी आप इक्विटी में आते हो सबसे पहले आप बीएससी खोलते हो, बीएससी पे आपको दिखता है. तो जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें लिखी होती थी दैट वाज वेरी सिंपल. तो मुझे लगता था कि यार ओवरऑल सारी चीज़ें इतनी सिंपल क्यों नहीं हो सकती है. लाइक यू नो यू जस्ट रीड इट, आपकी आंखें पढ़ती हैं एंड योर आईज लाइक यू नो जो डेटा पकड़ती है. तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि हम सर्कुलर्स देखने के लिए खोलते थे लेकिन वहाँ पे मार्केट्स मोजो के इन्फॉर्मेशन दिख जाती थी. सो दैट इज माई मेमोरी ऑफ मार्केट्स मोजो. नाउ आपने ये कहा कि पर्सनल फाइनेंस नहीं होता था. सो लाइक व्हाट वाज दैट सीड जब आपने मनी कंट्रोल बनाया था? वाज इट लाइक आपको लगता था कि पर्सनल फाइनेंस इतना नहीं है इंडिया में, आपने खुद ने आपको इन्वेस्ट करना था और नहीं था? व्हाट लेड टू लाइक मेकिंग दैट मनी कंट्रोल? वाज इट लाइक वेबसाइट बनाना, क्या था उस टाइम? मैं मनी कंट्रोल से पहले मैं टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम, एक कंपनी होती थी टाटा सन्स की, उसमें काम करता था. तो मैं आई थिंक पहला आदमी हूँगा जो वेबसाइट बनाना चालू किया होगा जिसने इंडिया में. really? मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज की 3-4 वेबसाइट बनाई थी. वेबसाइट लोगों को पता ही नहीं होता था वेबसाइट होती क्या है. तो उस टाइम प्रेजेंटेशंस वगैरह सीडी में जाती थी, यू नो उस टाइम टाइम ही नहीं था वो. तो वो वहाँ से मैंने वो फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट बनानी सीखी. एंड देन पर्सनल फाइनेंस, मेरे हिसाब से पर्सनल फाइनेंस आज भी नहीं हो रहा है. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आपके पास 1 लाख रुपए है जो आपने इन्वेस्ट करना है. सिंपल एग्जांपल है. आप उसके अंदर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मैं 50,000 करता हूँ. ठीक है. मेरे पास भी 1 लाख रुपए है. आपका 30% रिटर्न आता है, मेरा 20% आता है. पैसे किसके ज्यादा बने? हार्ड लाइन पैसे तो मेरे ज्यादा बने क्योंकि मेरा एलोकेशन सही था. तो पर्सनल फाइनेंस बताता है कि आपका क्या एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी मार्केट्स में, क्या एलोकेशन होना चाहिए डेट में, क्या एलोकेशन होना चाहिए लायबिलिटी खत्म होने के बाद आपका क्या एलोकेशन होना चाहिए. अगर आपको यही करना है कि यार रात को एक बात कर सकते हैं दोस्त से कि तेरा क्या हुआ स्टॉक का, मेरा क्या, गेम खेलना है तो अलग बात है. पैसा बनाना है तो वो नहीं बन सकता. एक 10x स्टोरी मैंने की थी, वो यूजर्स को साइट पे मिल जाएगी अगर उनको देखना है. वो ये बताती थी कि आप जिंदगी में अगर 45-50 साल कमा रहे हैं और अगर आप 10-15-20% शुरू से इक्विटी मार्केट में एलोकेट कर रहे हैं तो आपने जो कमाया है 40 साल में, लेट्स अज्यूम 40 साल में टोटल आपने 10 करोड़ कमाया है टोटल, राइट. और अगर आपने ये सेविंग डाल दिया उसके अंदर विच इज 15-20% और मार्केट ने अगर आपको 12-13% का रिटर्न दे दिया 40 साल, ठीक है, तो आप कंपाउंडिंग, तो आपने जो 10 करोड़ रुपए कमाए थे, खर्चा नहीं बोल रहा हूँ, बचाने वाला नहीं बोल रहा हूँ, पूरा कमाया आपने 10 करोड़ रुपए. हाँ. उसमें से फिर आपका खर्चा हुआ, बच्चे हुए, घर बना, गाड़ियां खरीदी, वो सब अलग है. ये जो कमाया था आपने, आप जब रिटायर करेंगे आपके पास 100 करोड़ होंगे. ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो नंबर है, ये इन्वेस्टर को समझ में आना चाहिए. यही हमारी कोशिश थी मनी कंट्रोल के टाइम. आज भी वही, 20 साल बाद हम फिर वही कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वो कोशिश वही है कि अगर आप इसको समझ गए तो आप डेली का देखो ही मत मार्केट की तरफ, क्योंकि आप तो 40 साल डाल रहे हो ना. आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी बचे, 5% सैलरी से बचे, 10% बचे, 15% बचे, आप मंथली डालते रहो उसको और आप भूल जाओ उसको. और आप जब 60 साल की उम्र पे चेयर पे बैठे होगे और अखबार पढ़ रहे होगे चश्मा लगा के इससे मोटे वाला, तो आप देखोगे, जब आप बोलोगे जिंदगी में मैंने 10 करोड़ कमाए थे और आज मेरे पास 100 करोड़ जेब में खर्चने के लिए. हम लोगों को बोलते हैं जो हमारी ऐप यूज करते हैं या जो हमारी साइट पर बोलते हैं हम डेली आते हैं. मैंने बोला आप आते क्यों डेली? क्या काम है आपका डेली आने का? आने नहीं चाहिए आपको. आपको एक साइट पे जाने नहीं चाहिए डेली. क्यों जाते हो आप?
आप देखते हो आज पोर्टफोलियो ऊपर, आज पोर्टफोलियो नीचे, आज पोर्टफोलियो ऊपर, आज पोर्टफोलियो नीचे, ये मतलब फायदा ही नहीं है ना। 6 महीने में एक बार आइए आप साइट पे टू चेक कि जो To check, फंडामेंटल्स सब ठीक है सही ना? थे जो मैंने लिख कोई रखा कंपनी हुआ है। बदलनी है, हर क्वार्टर कर लीजिए आप, बस उसको छोड़ दो आप। तो मतलब ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल। आपका पहला ट्रेड क्या था, या फिर आपका ऐसा लगा कि ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है जो आपने ज्यादा क्वांटिटी में किया था, या पहला ही जो आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया था? मेरे फादर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे 2002 या 2000, हाँ 2001 या 2002 के पास। उन्होंने बोला था बेटा ये तेरी शादी के लिए रखे हैं, तो अगर तेरे को ग्रैंड शादी करनी है तो ये 1 लाख इन्वेस्ट कर, और नहीं तो 1 लाख से कर लेना शादी। तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो 20,000 हो गए। इसलिए मैंने लव मैरिज नहीं की। अच्छा। बट वो 20,000 हो गए। तो मेरा जो पहला इन्वेस्टमेंट था, रुकी इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, यू नो, बिल्कुल रुकी। मनी कंट्रोल चलाता था उस टाइम। हाँ, तो ऐसा नहीं कि उस टाइम हाँ, पे ऐसा नहीं कि मेरे पास ओके। टूल्स नहीं थे, सब टूल्स थे। लेकिन जहाँ वो जो दिमाग होता है आदमी का, कि हम लोग, मोस्ट ऑफ माय रिटेल इन्वेस्टर्स कम फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड। मैं भी, मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरी मदर स्कूल टीचर थी। तो हम लोग जब 1 लाख रुपए डालते थे, तो अगर वो 2,000 रुपए कम हो जाते तो बोलते 2,000 रुपए कम हो गए, ओ 4,000 कम हो। अब ये आप भले मनी कंट्रोल बनाओ या कुछ भी करो, ये जो माइंडसेट है, बिकॉज हम लोग ये माइंडसेट से मतलब नुकसान नहीं करना। आज 26-27 साल के लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं, विच इज वेरी गुड, राइट। लेकिन मेरे को ये देख के बहुत दुख होता है कि आते ही उनको एफएनओ में करना है। अरे आपको डिलीवरी का धंधा समझ नहीं आता, आपको कैश का धंधा नहीं आता, आपको बाय एंड होल्ड समझ नहीं आता, आप सीधे एफएनओ में आ जाते हो मार्जिन लेके। आप सेबी की रिपोर्ट देख लीजिए, 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स टुडे आर लूजिंग मनी। आप जीरोधा, नितिन कामत, बहुत रिस्पेक्ट है मेरा उनके लिए, आप उनकी देख लीजिए, वो बोलते हैं कि जो मेरे ओवर 95% ऑफ द कस्टमर्स को एफडी रिटर्न 3% भी नहीं मिलता है। तो ये जो नए डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, इतना जो हंगामा हो रहा है इस देश में हो रहा है, किस लिए हो रहा है भाई? पैसा तो बन नहीं रहा है इन्वेस्टर का। तो इसीलिए हम तो बोलते हैं बस तुम ट्रेडिंग करो ही मत, इन्वेस्टमेंट करना है ना, सिंपल इन्वेस्टमेंट एक फिलॉसफी है। जैसे एफडी में करते हो इधर रखो, जैसे एफडी में आप लोग नहीं देखते हो, जरूरत पड़ती है तो आप देखते हो, तोड़ते हो एफडी, ये भी नहीं देखो। जिस दिन आपको जरूरत है उस दिन तोड़ो, उस दिन ये मत देखो मार्केट ऊपर नीचे। आज जरूरत है मुझे पैसे की, थोड़ा मैं निकाल लेता हूँ, अब मेरे पास पैसा है तो मैं डाल देता हूँ। इसमें टाइमिंग एक ही है, आपको पैसे की जरूरत है तो आप निकालो, आपके पास पैसा है तो डालो, वही टाइमिंग है, और कोई टाइमिंग नहीं, नो अदर टाइमिंग वर्क्स। तो जब आपके 1 लाख से 20,000 हो गए, आई वाज स्टक देयर, तो आपका एलोकेशन गलत था? नहीं, पर उसके बाद मैं बहुत सीखा उस चीज को। यस, सो व्हाट वर योर लर्निंग्स? थी या एलोकेशन गलत था? क्या हो गया? एलोकेशन मेरा पूरा 100%, 1 लाख की मेरी सेविंग थी, तो मैंने 100% इक्विटी में एलोकेट किया। ठीक है। लेकिन मैं चिल्लर स्टॉक देख रहा था, मैं पेनी हंटिंग कर रहा था। दैट टिपिकल दैट रिटेल इन्वेस्टर जो सबसे पहले जाके लगता है कि सस्ता स्टॉक खरीदते हैं, 10 रुपए 20 रुपए में ज्यादा पैसे बन जाएंगे, ज्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे, वॉल्यूम। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि 5 रुपए वाला स्टॉक 10 रुपए का हो सकता है, लेकिन 500 वाला 1000 नहीं हो सकता। सेम है, दोनों का सेम परसेंटेज है, लेकिन वो परसेप्शन ऐसी होती है। तो मैं वो परसेप्शन पे खेला था, और वो पेनी स्टॉक से मेरा पाउंड पेनी हो गया। मेरे पास जो पैसे थे वो भी पेनी हो गए बिल्कुल। तो वो एक सीख आई थी। लेकिन इसी के 2 साल के बाद मेरी जो पहली गाड़ी आई थी वो इक्विटी मार्केट से आई थी। You have worked with Mr. Jhunjhunwala. How was it like? He is known like the Warren Buffett, and हमने जब when we think about him, we talk about him, it's always कि India story में believe करने वाले वो, I think he's the first one to make everyone else believe about India. Right. See, वो भैया जैसे इंसान कभी हुए ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मैंने उन जैसा इंसान कभी देखा नहीं। मैं फील्ड की बात करता हूँ, इन फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा जो रिस्पेक्ट है उनके लिए वो बहुत ही अलग लेवल पे है। हम कुछ लोगों ने, और मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम नहीं किया, लेकिन काफ़ी क्लोजली काम किया। तो नाउ मेरे को याद है, मैं उनके सामने जब पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैं अपने प्रमोटर के साथ में था एल्केमी में, लक्षित सांघवी, और मैं उनको प्रेजेंटेशन दे रहा था। एंड उनको एक वो डिजीज़ थी जो उनकी टंग थोड़ा ऐसे ट्विस्ट हो जाती थी, तो उनको कंटिन्यूसली नींद नहीं आती थी।
तो वो कभी भी स्नोर करने लग जाते थे, कभी भी उठ जाते थे, कभी भी स्नोर करने लग जाते थे, कभी भी उठ जाते थे प्रेजेंटेशंस में। सो अब वो जब रुक गए तो मैं भी रुक गया। तो लशित ने बोला तू बोलते रहे। तो मैंने बोला ये तो सो रहे हैं। तो बोलने का फायदा क्या है? बोले नहीं, वो सुन रहे हैं। तो ये चीज मैंने उनकी नोट की, और वो जैसे ही उठते हैं वो बोलते हैं कि ये स्लाइड 3 स्लाइड पहले तूने ये बोला, उस टाइम वो सो रहे थे। हिज ग्रास्प ऑफ नंबर्स वॉज एट ए डिफरेंट लेवल। उन्होंने जो कंपनी एक बार देख ली, आप उस कंपनी का कोई भी नंबर उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। ही वॉज सुपर ह्यूमन ऑफ नंबर्स, completely superhuman. And the risk-taking capability, number 2, that he had, and the conviction that he had. वो जो लोग बोलते हैं ना कि नीचे आदमी निकल जाता है ऊपर, वो उनका कोई निकलने का होता ही नहीं था unless opportunity is turned. Because his conviction on India was so strong. इतना strong conviction in any period of the market that he used to play. And he used to be always buying when the opportunity is right. And he used to only sell once he felt that that opportunity is not right anymore. Not because market upar. This is not something that he will do. So there is a lot of learnings that Bhaiya gave us, and I think the top 2-3 was conviction in Indian markets. You know, दुनिया के सारे experts बोल रहे हैं कि अगर ये इंडिया का ईयर नहीं है, इंडिया का डेकेड है। कई बोलते हैं ये इंडिया की सेंचुरी आ गई है अभी, राइट? वी आर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग 2047 पे वी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है हमें पता नहीं, यूएस है कि चाइना है, हम तो सेकंड है, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट $3 ट्रिलियन और $3.5 ट्रिलियन मार्केट कैप गोइंग टू 30-40 ट्रिलियन, मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है। तो ये जो पूरा फिनोमिना है, ये यू नो भैया ने सिखाया, लेकिन उनसे बढ़िया इंसान ऑन नंबर्स, वो तो हमको सब शेम पे डाल देते थे। जो हमें, मतलब हमने 10 बार देख के हम गए उनके सामने, वो एक बार अगर सुन लें उस नंबर को, तो वो नंबर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद भी याद रहेगा उनको। तो अब वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा एक सुपर नेचुरल पावर थी, अगर उसको आप उस तरह से बोलेंगे, लेकिन ही हैड दैट एप्टीट्यूड टू नंबर्स। आई हैव हर्ड कि वो मुझे भी किसी ने ये कहा था कि वो एक बार बैलेंस शीट दिखा रहे थे, एंड ही रीड्स बैलेंस शीट्स लाइक दिस, एंड फिर देख के रख देते थे, एंड 5 मिनट्स के बाद किसी को पूछते थे ये इसमें से ये सही नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। सो इट्स लाइक दैट। सो व्हाट वाज इट कि उनको सबसे इम्पोर्टेंट एक कंपनी में चाहिए होता था कि जिसके बेसिस पे अगर मान लीजिए 90% चीज़ें सही है, बट वो अगर 1-2 चीज सही नहीं है ना तो उनका मन नहीं करता है। व्हाट वाज दैट? Promoter conviction, very important. If the opportunity is right and you have the right set of promoters, then Bhaiya will not look here and there, because sooner or later that promoter will deliver. So ये बहुत, आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, 2 ही चीज मैटर करती है उसमें, गाड़ी क्या स्पीड पे जा सकती है और उसको चला कौन रहा है, राइट? अगर दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम है। तो ये दो चीजें होती हैं, विच इज अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है और उसको ड्राइव कौन कर रहा है, प्रमोटर कन्विक्शन, बिजनेस कन्विक्शन, दीज आर द 2 मेन थिंग्स। ओके, कमिंग टू पैशन, अभी जैसे आप डेटा साइंस ये सब, सो इट्स लाइक यू ऑलवेज हैड दिस डेटा के लिए पैशन कि मैं यहाँ से डेटा, यू नो, ये डेटा भी ले लूँ, ये भी डेटा ले लूँ। सो where did that build up कि मुझे ये डेटा भी लाना है, वो भी डेटा लाना है, you know, that much? See, डेटा, हम लोग जो फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड से होते हैं, जो हमारा टाइम निकलता है पूरा वो डेटा देखने को, हमारी सच्चाई ये होती है, और हम लोग बहुत बोरिंग लोग होते हैं, बहुत ही बोरिंग लोग होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारी सच्चाई ये होती है कि डेटा ही एक चीज़ है जो सही बोलता है। आप किसी प्रमोटर से बात करेंगे, उसके कुछ ग्रोथ रेट्स होंगे, आप कुछ इंडस्ट्री में बात करेंगे, वहाँ पे कुछ अलग एनालिसिस मिलेगा। आप कोई एनालिस्ट से बात करेंगे, वो बोलेगा मेरे को तो अच्छी लगती है कंपनी। आप कोई अखबार पढ़ेंगे तो 4 अखबार अलग अलग चीज़ बोलेंगे। अब CNBC पे मैंने एनालिस्ट को आते हुए देखा कि भाई तो बुल मार्केट हो गया, एक हफ्ते बाद सेम एनालिस्ट को मैंने देखा कि तो बेयर मार्केट हो गया।
तो ये सब जो चीजें हैं जो हर कोई आके कंफ्यूज कर रहा है एजेंडा में, इसमें एक ही चीज झूठ नहीं बोलती है, वो है डेटा। और हम वो डेटा देखते हैं, हम बोलते हैं जो डेटा है वो सच्चाई है, आप कुछ भी बोलो। और इसमें हम फ्यूचर एनालिसिस करते ही नहीं किसी चीज का। जब हमने मार्केट्स में जो चालू किया था तो बहुत इन्वेस्टर्स ने बोला कि ये जो फ्यूचर एनालिसिस आप नहीं करते हैं इसके अंदर, तो ये कैसे बैठेगा। आज हमारे जो रिटर्न्स हैं वो शायद इंडस्ट्री में सबसे अच्छे हों, हम फ्यूचर एनालिसिस कल देखते भी नहीं, क्योंकि जो डेटा हमारे पास नहीं है हम नहीं देखेंगे उसको। तो उससे क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है, जिसका टेक्निकल हमें अच्छा लग रहा है, जिसके 5 साल के रिजल्ट्स अच्छे हैं, हमने वो ले ली। अब कल दो ही चीज हो सकती है उसमें, या तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है, राइट। पूरी दुनिया लगी है ये दो चीज को एनालाइज करने में, आगे क्या होगा इसका, राइट। हम बोलते हैं कि पिछले 5 साल से ये कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इतना कुछ ड्रास्टिक नहीं होगा इसके अंदर अगर ये कंपनी अच्छी है तो, राइट। और अगर वो मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है कंपनी, तो क्या होता है कि कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम मिस कर जाएंगे, कई टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज जिसको बोलते हैं, कंपनी खराब करी थी एकदम से अच्छी कर रही है, वो हमें मिस हो जाती है क्योंकि हम उसको लेते ही नहीं है। लेकिन हमारा जो सक्सेस रेट है, अगर हमने 10 कॉल लिए हैं तो कितने कंपनीज में हम सही जा रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये डेटा इज द ओनली थिंग दैट इज द रियलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको सीधे देखना है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें क्या रिटर्न बन सकता है, मैं इसको होल्ड करूंगा, लंबा होल्ड करूंगा, जब मेरा एडवाइजर बताएगा तो बेच दूंगा, दूसरा ले लूंगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 5 साल से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बैलेंस शीट इज क्लीन, डेट नीचे है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, आज भी रिवॉर्ड हो रही है कंपनी, आपको कौन रोक सकता है उसमें पैसा बनाने से। राइट, सो यू एक्चुअली आपने इसे एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा कि यार ये सही है, क्योंकि लोगों को इतना डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, एंड दिस इज द डेटा दैट इज लाइक द बिजनेस, दिस इज व्हाट यू हैव थॉट। राइट, राइट। वो डेटा जब आता है तो एक्सचेंज से आता है, सर्विस प्रोवाइडर्स हमें डेटा देते हैं, उसको क्लेंस करना पड़ता है हमें, बिकॉज कई बार डेटा ठीक नहीं होता है, उसको क्लेंजिंग में बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद हमारे वो जो डेटा साइंस की मशीन में जाके एंड देन वी स्टार्ट एनालाइजिंग। राइट, एक्चुअली आजकल सब लोग यूएस मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत वैसा है कि एक्साइटेड रहते हैं, कि अगर बात करने के लिए भी बहुत ऐसा लगता है कि यार आप सिर्फ इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं तो यूएस में भी इन्वेस्ट करता हूँ। इट्स लाइक अ टॉकिंग पॉइंट फॉर एवरीवन कि मैं तो अब यूएस में भी इन्वेस्ट करता हूँ, ये है। बट इज इट लाइक रिटर्न्स देखते हैं, क्या है लाइक इज इट जस्ट दैट फैंसी थिंग कि नहीं किसी और मार्केट में हम यहाँ बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप लंबा देखेंगे, इंडेक्स लेवल पे देखेंगे, तो पिछले 5-10 साल में यूएस और डॉलर एडजस्टेड, मैं बोलता हूँ इंडियन मार्केट रिटर्न्स, बिकॉज अगर आप डॉलर एडजस्टेड नहीं देखेंगे क्योंकि आप तो इंडिया में हैं, तो आपका रिटर्न यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा होता था। डॉलर एडजस्टेड देखेंगे तो फिर भी 1% ज़्यादा होता था। तो आई थिंक अगर यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो ये फैशन भी होता है ना, फैशन। मेरे पास एप्पल का फ़ोन भी है, स्टॉक भी है, तो वो थोड़ा एक फैशन स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये जो मार्केट में हैं हम, अगर इस मार्केट में रह के हमने पैसा नहीं बनाया तो इसमें एक ही आदमी की गलती है, वो है मेरी। Because you are in the fastest growing economy today, as per estimates by everybody on the street today, that we will grow in the next 10 years by 2x of the world. Right. Asset allocation में ना ये हो जाता है कि एक हो जाता है कि आप रिस्क के हिसाब से कर लो, ये सब हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही हैं कि आप 10% रियल एस्टेट, 10% गोल्ड ले लो, फिर बाकी का आप इक्विटी करो और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाओ। इज इट लाइक यही चलता आएगा? यू रियली थिंक कि यार एसेट एलोकेशन यही होता था, यही है, दिस इज लाइक एसेट एलोकेशन फॉर एवरीवन? देखिए, भैया ने मकान बनाया अपना 50 साल की उम्र में, वो अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में रहते थे। मेरे को कई ऐसे इन्वेस्टर्स पता हैं जिन्होंने आज तक मकान ही नहीं बनाया अपना। तो ये हमारी नीड होती है मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की, ये हमारी नीड होती है घर बन गया नहीं। तो आदमी आता है, नौकरी करता है, वो नौकरी करते पहले आजकल तो मतलब थोड़ा जनरेशन चेंज हो गया, तो पहले गाड़ी ले लेता है वो, तो पहले वो गाड़ी ले लेता है, गाड़ी की ईएमआई खत्म होती है तो उसके बाद घर ले लेता है। 35-37 साल तक या 40 साल तक उसका बोलता है अभी ठीक है, एक घर और एक गाड़ी हो गया, राइट। लेकिन आपने जो वो जर्नी मिस की उसके अंदर,
तो एंड द रियल एस्टेट रेट्स आर सच दैट आपकी जो सैलरीज में से जो ईएमआई जाता है उसके बाद आपका खर्चा करके आपके पास कुछ बचता ही नहीं है इन्वेस्ट कर। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है अज्यूम करने में कि आप 80,000 कमा रहे हैं? भाई प्रॉब्लम है कोई? नहीं है। अब 80,000 में आपको जो ईएमआई लेना है, खर्चा करना है, करो ना। ये होता है डिसिप्लिन। कि आपको घर भी लेने दो लो आप, लेकिन आपको दिमाग में सिर्फ यही करना है कि मेरी कमाई नहीं है ना, 1 लाख की कमाई मतलब मेरा 80,000 कमाई है, 20,000 तो मेरे चले गए, आप ऐसे ही भी चालू कर दो ना, जो भी करना है आप कर दो, इक्विटी मार्केट में डालो, आपको जो करना है करो, लेकिन आपके पास, मैं यही करता था, 2 या 3 तारीख को मैं पैसे ही निकाल देता था अकाउंट से। You were so disciplined. Yes, Every you time. have to be. You have to be. आप पैसे निकाल College दो। से? हाँ, College से? नहीं कॉलेज नहीं, मैंने क्या बोला, वो झटका लगने के बाद। अच्छा। So and college में you were like spending या? कॉलेज में as I said we were, उस टाइम कितना होता था स्पेंड करने के लिए? हाँ, चाय वो और भी कुल्हड़ है। की चाय मिल जाए तो बहुत होती थी। लेकिन वो जो आपका अजम्पशन है, मेंटल अजम्पशन, वो अगर आपने कर दिया पहले दिन से, ये जो सब कंपाउंडिंग स्टोरी होती है। आज भैया का रिटर्न क्या था? भैया का रिटर्न, CAGR रिटर्न वाज इन द रेंज ऑफ 14, 15, 17%। ऐसा नहीं है कि वो आए और उन्होंने कुछ मतलब हर स्टॉक मल्टी बैगर, हर स्टॉक ये, उनसे सब लोग बोलते थे कि आप टाइटन भैया ने कभी बेचा ही नहीं। तो बोले अब उनका रिटर्न है 1000, 2000%। तो अब ये सब चीजें कब होती है? जब आप नहीं बेचते हो। ये सब चीजें होती है जब आपने 20 साल से वो स्टॉक लिया हुआ है। लोग बोलते हैं क्या मैजिक है? मैजिक नहीं है सर, डिसिप्लिन है। तो जहाँ कन्विक्शन है वहां पे तो फुल डिसिप्लिन के साथ keep जाना going ही on, पड़ेगा। जाना ही है, हाँ, काइंड ऑफ विदाउट लुकिंग हियर एंड देयर कि यार 5-10% इट्स लाइक फाइन। एब्सोल्युटली। क्योंकि इन्वेस्टर्स का ये हो जाता है कि आप मुझे कहते हो, पर मैं एक इन्वेस्टर से बात करती हूँ, मुझे कहते हैं कि आप ऐसे बोल देते हो 5-10% मत देखो, मेरा तो पूरे साल का, मैं 2 साल से होल्ड करके रखा हूँ मैंने, उसमें बनाई मेरा 8% है। तो अब आप कहोगे कि यार आप मार्केट को देख लीजिए। अभी मैं दूसरे रूम में था, इंटरव्यू चालू होने से पहले हम अपने रिटर्न्स देख रहे थे। -5% भी है, 7% भी है, 75% भी है। ये एवरेज CAGR क्या निकला आपका? हाँ। आप 1 साल 2 साल में एवरेज नहीं निकाल सकते। IRR तो कैलकुलेट ही 1 साल के बाद होता है। तो मतलब कई फॉर्मूला तो कैलकुलेट ही 1 साल के बाद होते हैं। आप कैसे कर लेते हो उसको कैलकुलेट? तो ये जो आपको ये लगता है कि ये जो 75% जब मार्केट का रिटर्न आएगा ना, उस दिन तो मैं फुली इन्वेस्टेड हूँगा, होने वाला ही नहीं है। मार्केट 30% डाउन है, आप बोलोगे अरे ये तो 30% डाउन है, मैं नहीं कर सकता इन्वेस्ट। 30% डाउन, ये तो 50% हो जाएगी और नीचे हो जाएगी। मार्केट अभी 25% डाउन है, थोड़ा इंप्रूव हो गई, आप क्या बोलोगे? ये तो अभी 30% डाउन थी, अभी 25% तो वापस आ जाएगी 30 पे। मार्केट 20% डाउन है, आप क्या बोलोगे? ये तो गिरने ही वाली है, अब तो इतनी ऊपर कैसे चलेगी? मार्केट फ्लैट हो गई, आपने बोला यार अभी यही सेम स्टॉक का भाव 2 महीने पहले इतने में मिल रहा था, आज इतने में तो महंगी हो गई। अब मार्केट 5% ऊपर है, आपने बोला ये तो यार बढ़ गया मार्केट, रिवेट करना चाहिए, करेक्ट होगा। मार्केट 30% ऊपर है, आपका स्टॉक 30% ऊपर है, आप क्या करोगे? यार ये तो अब सब पैसा बना रहे हैं, मैं ही बेवकूफ़ हैं, आप डाल दोगे इसमें। सो जो इंसान ये कहता है ना कि आज मेरे पास थोड़े पैसे हैं लेकिन मैं क्या खरीदूं, हाँ, क्या करूं, अभी मार्केट में इन्वेस्ट करूं, अभी SIP कर लूं, अभी म्यूचुअल फंड खरीद लूं, स्टॉक खरीद लूं, 5,000 में तो ये स्टॉक मिल रहा है यार, जब MRF 1 लाख पहुंचा था, अगेन दैट वाज लाइक अ फैशन कि यार 1 लाख रुपए का ये करना चाहिए, 1 लाख रुपए का या कोई ऐसा स्टॉक लेके रख देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इट्स अगेन अ फैशन। सो इट्स लाइक व्हाट डू यू थिंक? एक बंदा है वो सिर्फ बोलेगा कि यार मेरे को सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने, मेरे को नहीं पता क्या करूं मैं। जिसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसको थोड़ा 2-3 चीजें देखनी पड़ती। एक आपको अपना थोड़ा टेम्परामेंट देख लेना चाहिए। टेम्परामेंट ये होता है कि क्या होता है अगर मेरे पास पैसा लॉस हो जाए तो हम ये जब भी इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि ऐसा पैसा कभी भी आप मार्केट में मत लाइए जिससे आप बोलो यार मैं उधार लेना पड़ेगा मुझे किसी से, या आप बोलो यार मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। ये तो मतलब जो डिस्पोजेबल सेविंग है, जो आप बोलो कि मैं इसको साइड में रख सकता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, एक तो वो पैसा आना चाहिए। उससे क्या होगा कि ऊपर नीचे आपका वो रात को 12 बजे उठोगे नहीं आप पसीने के साथ कि मैं कल क्या करूँगा, राइट? वो आपका है, चलो नीचे हुआ ऊपर हुआ कहानी चलती रहेगी, तो वो थोड़ा प्रेशर कम कर देता है दिमाग पे एंड इमोशंस थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। दैट्स योर रूल नंबर 1।
नंबर 2, अगर आप बोल रहे हो यार देखो ये डेली का अप डाउन मुझे नहीं समझ में आता है और मैं नहीं डील कर सकता हूँ, तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करिए, एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करिए, वो आपको नॉर्मल इंडेक्स के टाइप का रिटर्न दे देंगे। और अगर आप बोलो कि यार मेरे को थोड़ा रिस्क लेना है और रिटर्न मेरे को ज़्यादा करना है, तो आपको इक्विटी मार्केट में आना चाहिए, एंड देन यू गो थ्रू एन एडवाइजर, और उसमें थोड़ा पोर्टफोलियो अप्रोच रखिए, स्टॉक अप्रोच मत रखिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, व्हेन यू सेड कि कोई सेल नहीं करता है, वो 60-70 का जब कंपनीज का पोर्टफोलियो बन जाता है ना, उसके बाद लगता है यार ये 50 स्टॉक, एंड आई एम सेइंग कि 70 में से ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स टू 50 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपने प्लान नहीं किए थे लेने का, हाँ, पर वो ले लिया, सोचा कि है, लेकिन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। सो व्हाट वाज लाइक वन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पे आपने ना दिल पे ऐसा पत्थर रख के कि नहीं मुझे लग रहा है लेकिन अब मुझे बेच देना चाहिए, निकल जाना चाहिए यहाँ से मुझे? देयर वाज अ स्टॉक बाय द नेम ऑफ महिंद्रा सीआई, ओके। जो मैंने जब खरीदा, जब से नीचे ही आता गया, एंड आई यूज्ड टू लव दैट स्टॉक हाँ। समहाउ। क्या हम सबके एक फेवरेट्स होते हैं, राइट। उनको पल्लू बोलते हैं, हमारे वो होते हैं फेवरेट स्टॉक। तो वो जब वो स्टॉक बच्चे जैसा हो जाता है, मेरा बच्चा गलत कर ही नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और, तो वो स्टॉक नीचे आता गया, एंड फाइनली वन डे आई हैड टू सेल इट, एंड आई हैड टू लर्न माय लेसन दैट whatever you're liking on a stock, right? हमारे एक जमाना होता था कि लोग बोलते थे कि पापा ने इन्फोसिस दिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा दिया है, एचडीएफसी बैंक दिया है, ये मैं अपने बच्चे को दूंगा। मतलब देयर वाज अ टाइम वेयर देयर आर सम हैंड ओवर स्टॉक्स एज वी कॉल, कि इसको मैं आगे हैंड ओवर कर सकता हूँ नेक्स्ट जनरेशन को, वो नहीं है अभी टाइम। हमारा जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, हमारे जो नई कंपनीज आ रही हैं, हमारा जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, पूरा मोमेंटम हो रहा है, उससे आज वो टाइम नहीं रहा कि आप कोई भी एक कंपनी ऐसा 20 साल के लिए ले सकते हो। आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको एक्टिवली देखना पड़ेगा वो पोर्टफोलियो। एंड दूसरी बार जब महिंद्रा सीआई मैंने खरीदा, सो वो पुराना था कि वापस आया, राइट, लेकिन अंदर से मेरे को बहुत उसको खलिश बोलते, दैट यू नो आई यूज्ड टू थिंक दैट ये स्टॉक आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बट दैट स्टॉक मेड अ लॉट ऑफ मनी देन आफ्टर यू सोल्ड। आफ्टर आई सोल्ड। या तो अपना जॉब यही है कि whoever advisor, you know, 5 paisa, markets mojo, whoever is your advisor, follow that advisor and make sure that you're following on discipline and you don't get moved very easily. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट व्हेन टू बाय बट व्हेन टू सेल, और ये Yes. यही हो जाता है कि That's हमें right. लगता है कि यार रख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, 10 साल में तो इसमें पैसा बन जाएगा, पर वही हो जाता है कि यार Right. आप बेच तो नहीं पाते हो। बट लाइक 1 or 2 थिंग्स जब आप कंसिडर करते हो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए, लाइक इवन फॉर द मार्केट्स एंड लाइक योर कंपनी पोर्टफोलियो, योर पोर्टफोलियो, आप कंसिडर करते हो कि यार ये चीज़ हो गई ना, कुछ भी हो जाए मेरे को बेचना है इसमें? तो सी देखिए, हम पोर्टफोलियो लेवल पे तो एक लॉस मेकिंग ट्रिगर होता है, इसको बोलते हैं वार, वैल्यू एट रिस्क, राइट। सो वी हैव अ सर्टेन ट्रिगर और एट अ पोर्टफोलियो लेवल, कि अगर आपका स्टॉक, यू हैव डन द बेस्ट एफर्ट ऑफ पिकिंग द बेस्ट स्टॉक, बट योर स्टॉक इज नॉट बीइंग रिवॉर्डेड, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप यू कांट बी जिद्दी इन दिस कि ये स्टॉक तो अच्छा करेगा ही करेगा, राइट, बिकॉज वो जो इम्पैक्ट होता है ऑन योर पोर्टफोलियो, अगर वो स्टॉक 30-40-50% टूट जाए, वो जो रिकवरी उसकी बहुत मुश्किल हो जाती है दूसरे स्टॉक से, राइट। सो एक हार्ड ट्रिगर हम हरदम रखते हैं अपने पोर्टफोलियो। हर इन्वेस्टर का अपना वार होता है कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ रिस्क, राइट। और हाँ, ये एक क्लासिकल मिस्टेक होती है जो इन्वेस्टर्स को शुरू से मैंने देखी है, पिछले 20 साल से करीबन। आपने एक स्टॉक लिया, आपने बोला 1 वीक में बेच दूंगा, आप ट्रेडर हो, वीकली ट्रेडर हो, आपने बोला इसको मैं स्क्वायर ऑफ से कर दूंगा 1 वीक के अंदर, 100 रुपये में लिया आपने बोला स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। आपने किस लिए लिया था? 1 वीक के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए। आपने कोई फंडामेंटल देखा? नहीं देखा, उस पर ट्रेडिंग कॉल था वो, तो आपने ट्रेडिंग कॉल ले लिया। अब वो जब 98 पे आता है, जब आपका इंटरनल ट्रिगर हिट हो गया, बिकॉज ये वीकली था तो इसमें 20% का ट्रिगर नहीं रख सकते, 2-3 रुपए का जो ट्रिगर आ गया, तो आइडली आपको बेचना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने 25 साल से देखा है आज, वो उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। भाई इसको, भैया आपका फंडामेंटल क्या था इसके ऊपर? मेरा फंडामेंटल ट्रेडिंग का था इसके ऊपर, राइट। आपने डिलीवरी क्यों ली? क्योंकि वो नुकसान नहीं लिया जाता है,
और मैंने आपको जो बताया कि जो आदमी इक्विटी मार्केट में नुकसान नहीं ले सकता है वो पैसा नहीं बनाएगा। चैट जीपीटी यूज किया आपने? बिल्कुल, रोज करता हूँ। Every day. It's रोज like करता हूँ। I understood क्योंकि वही मैं समझी कि टेक की साइड you are very much driven and all of that. Like, Right. what's the craziest thing that you have done with an AI till now? मैंने क्रेजी इतना कुछ तो नहीं किया, लेकिन मैंने हाँ अपनी प्रेजेंटेशन कई बार उसमें डाल देता हूँ, AI में? तो हाँ तो थोड़ा वो उसकी लैंग्वेज ठीक कर देता है। मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ग्रामर ठीक कर देता है मेरी। तो बट मोस्टली द क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड फ्रैंकली आई हैव नॉट गॉट आंसर्स ऑफ इट, बिकॉज इट इज देयर इज अ डेटा लिमिटेशन। वो 2020 2021 तक का ही डेटा है और वो एनालिसिस नहीं दे रहा है। उसके बाद जब वो लॉन्च हुआ था तो यू नो सम ऑफ द थिंग्स वेंट रॉन्ग, सो देयर इज नो एनालिसिस। तो हमारे ज़्यादा वो काम का नहीं है इन फाइनेंशियल सर्विसेज। बट हाँ, कई बार कोई टर्म नहीं सुनता हूँ तो उसका डेफिनेशन ये कैसे होता है, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, वो मेरा पर्सनल ट्यूटर बन गया है। तो वो It's like a dictionary to you. हाँ Q&A करता रहता हूँ मैं उसके साथ में। बट या दैट यूजेस, बट आई यूज इट एवरी डे। Yeah, but that's like a dictionary purpose. Yeah, वो yeah, ज़्यादा है yeah, कि yeah. पूछ लूँ कि what is this, नहीं, how कभी does जैसे that मैंने work? देखा कि अगर ये अरे ऐसा हो गया तो ऐसा होता है, तो इसके और इसके बीच में कभी कोई कोरिलेशन होता है क्या, तो ऐसा पूछ लिया कुछ। तो उसने बोला हाँ हुआ था कोरिलेशन, तो वो कोरिलेशन लेके फिर मैं अपनी टीम के पास पहुंच जाता हूँ। मैंने बोला यार ये तो बोल रहा है होता है कोरिलेशन, कैसे होता है। अब जवाब मिल गया, आप पीछे अपन सवाल टेस्ट करके कीजिए, देखते हैं test कि करते हैं। कितना होता है, कैसे हो सकता है, तो वो सब चीजें। ओके, बट ये क्यों कह रहे हो आप कि नहीं फाइनेंशियल मार्केट्स में लाइक द होल एआई, बिकॉज यू नो द वर्ल्ड इज मूविंग, लोगों को लगता है यार एआई आ जाएगा हम क्या करेंगे, एंड पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो आई थिंक लाइक यू नो एआई बेस्ड एंड सी हमारा तो हम तो यही हैं, हाँ, हम तो वो कर ही रहे आपने हैं। तो उस टाइम पे लाइक व्हेन यू थॉट ऑफ मनी कंट्रोल, दैट Right. सीड इटसेल्फ वाज कहीं ना कहीं Yeah. So AI. I personally believe that, and this is a firm belief that data will matter a lot. Data matters a lot because अभी ये एक हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने बोला इसने इसको हराया था और इसने इसको ऐसे हराया था, तो क्यों, किसने देखा भाई। जो चीज़ दिखती नहीं है वो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर। हमारा क्या परफॉर्मेंस दिखता है। सो हम लोग अनलेस वी आर कन्विंस्ड कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, तो हमें करेक्ट होना पड़ता है। तो हमारा कन्विक्शन ओवर 8 ईयर पीरियड, अभी ये मार्केट्स में जो 8 ईयर्स ओल्ड, हमारा कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है कि हम जो कर रहे हैं इट कैन बी डन बेटर, इट कैन बी फर्दर डन बेटर, और कोरिलेशन देखते हैं और क्या कर सकते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, एक कंट्री में एआई का डेफिनेशन ही अलग है। हम एक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट खोल देते हैं, वो जैसे एक्सेल शीट पे हम दिखाते हैं ये 3 फंड है, वो दिखा देते हैं, बोलते हैं ये है रोबो एडवाइजरी, ये है एआई, पूरा मतलब मट्टी में कर दिया उसको डेफिनेशन को। एआई जो डेटा साइंस होता है वो सेल्फ लर्निंग होता है। वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो इतने पैरामीटर्स को एनालाइज करता है और उसका बताता है आपको कि क्या करना चाहिए, और वो जो रिजल्ट आता है जब आप देखते हो उस रिजल्ट को एक बड़े स्क्रीन पे, तो आपका रात को 2 बजे 3 बजे भी आपको नंबर दिखते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, एंड आई थिंक लास्ट माइल ह्यूमन इंटरफेस आता है उसके अंदर, बिकॉज आज फॉर एग्जाम्पल एआई में सजेस्ट यू अ कंपनी, देयर इज नो वे टू मेजर दी, एज आई टोल्ड यू, आपने पहले मुझसे पूछा था कि 2 चीज़ भैया क्या देखते थे, मैंने बोला बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोटर। मैं कुछ भी कर लूँ डेटा से, मुझे प्रमोटर का इंटेंट नहीं पता लगता है। बहुत बड़ी चीज़ है, एक पूरा का पूरा फैक्टर इज आउट। तो आई थिंक जैसे इलॉन मस्क ने बोला है दैट एआई दुनिया को खत्म नहीं करेगी, लेकिन जो एआई यूज करेगा ही विल बी मोर पावरफुल। राइट, आप खुद इतना जब डेटा में पूरे दिन आप रहते हो, डोंट यू गेट लाइक वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द डेटा? अगर इतना डेटा है, लाइक समटाइम्स आई गेट दिस फीलिंग यार यहाँ से मुझे ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, यू नो आई वांट टू, लाइक मुझे ये भी लगता है कि यार ये ग्रुप में से कुछ पढ़ लूँ, ये ग्रुप में से यार ये आया ये पढ़ लूँ, बट देन एट द एंड ऑफ लाइक 2 hours यू आर ड्रेन्ड आउट। इतना डेटा से यू आर जस्ट सो ड्रेन्ड आउट, एंड नाउ एआई तो अब उसका इंटीग्रेशन से तो और डेटा हो जाएगा। सो लाइक you know, how do you narrow yourself down? सी आपको कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। डेटा हम बोलते हैं एनालिसिस, मोर एनालिसिस इज पैरालिसिस।
आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे वो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। ये रोड पे जाऊंगा तो वहाँ से गाड़ी आ रही है, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इधर से साइकिल आ रहा है वो ठोक देगा मुझे। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं लेंगे, राइट? सो डेटा एनालिसिस टू एन एक्सटेंट, डेटा साइंस इज फाइन, बट इफ यू गेट टू ओवरवेल्म्ड विद इट कि मैं सिर्फ यही देख के काम करूंगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक पोर्टफोलियो लेवल पे ट्रिगर पे कम से कम हमने 2 से 2.5 महीने काम किया। आई यूज टू बी लुकिंग एट डेटा फॉर 3 to 4 hours फॉर 2 to 2.5 months। वो नहीं हुआ क्रैक, वो नहीं हुआ क्रैक। तो व्हेन आई वाज सिटिंग विद द टीम और उन्होंने बोला बॉस अब क्या करें, मैंने बोला छोड़ दो इसको, ये नहीं होगा क्रैक। बोले नहीं सर इसको और कुछ करते हैं। मैंने बोला यार अभी देखो अगर होना होता था तो हो जाता था, हम शायद सोच ही गलत डायरेक्शन में रहे हैं, क्योंकि डेटा अगेन इज नॉट रॉन्ग। हम जो फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, हम जिस तरह से डेटा को देख रहे हैं वो गलत है शायद। तो कई बार हमें लगता है, बिंगो का ऐड देखा आपने, डेटा वो ट्रायंगल, वो एक बिंगो का ऐड होता है, कई बार ऐसा लगता है हमें घूमता क्या रहता है, घूमता रहता है, हर डायरेक्शन से अलग दिख रहा है, इधर से सेम दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, कभी इधर। तो बिंगो की तरह हम देखते रहते हैं डेटा को। एट अ सर्टेन टाइम यू हैव टू कट डाउन एंड यू हैव टू बेसिकली से ओके दिस इज फाइन, आई एम फाइन विद दिस। एंड there must be at least 100 times in the last 8 years where I've gone in front of my investors and I've said गलती हो गई, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। तो अब कोई कॉल गलत आ गया तो आ गया। तो अभी इन्वेस्टर बोलते हैं, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी एक इन्वेस्टर की जो पूरी एक फैमिली है, ब्यूटीफुल इन्वेस्टर्स, अमेजिंग इन्वेस्टर्स, राइट, हमसे डेली इंटरेक्शन करते हैं। तो वो हमें बोलते हैं मोहित इट्स ओके, छोड़ना नहीं इसको, इस तरह से करके देखो, इस तरह से करके। तो हमारे इन्वेस्टर्स हमें बताते हैं आजकल, नए नए आइडियाज देते हैं, कितने आइडियाज हमारे। आई वुड नॉट शाई अवे टू से 30 to 40% ऑफ माई आइडियाज हैव कम फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स। एक एआई को सीजनिंग होने में 10 से 15 साल लगते हैं। बचपन में एक लोग बोलते थे, मेरे फादर पिताजी मुझे बताते थे, नया कपड़ा लिया आपने, तो मैं बोलता था बहुत अच्छा है पापा। बेटा कपड़े का रंग धुलने के बाद ही पता लगेगा। तो अनलेस द टायर हिट्स द रोड एज यू कॉल इट, कि कपड़े की क्वालिटी क्या है बेटा, वो तो पहली धुलाई के बाद पता लगेगी। तो होपफुली हम लोग बिजनेस में रहेंगे, वो करते रहेंगे डेफिनेटली। पर वहाँ से लाइक फ्रॉम सो मेनी इयर्स, व्हाट इज लाइक 3-4 लाइक आपके ग्रेटेस्ट चैलेंजेस जो आपको लगे कि यार ये पता नहीं कल उठ क्या ये पार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लाइक दोस चैलेंजेस जिसको पार करके आपको लगा कि ओ गॉड नाउ आई कैन डू समथिंग। सी क्या होता है कि पहले मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी किया है, अपनी कंपनीज भी की है, दूसरों के लिए भी नौकरी की है। और दूसरे लोगों के लिए जब मैंने नौकरी की तो बहुत सीनियर पोजीशन भी की है, सीईओ पे, डायरेक्टर लेवल पे। तो जो पहली चीज मुझे जो जिसने सबसे बड़ी डिसअपॉइंट की थी, और कि आप जब अपना काम चालू करते हैं, जैसे मैंने 2015 में वापस से चालू किया, और उससे पहले मैं ग्रुप सीईओ होता था, डायरेक्टर होता था, राइट। आप बोलते हैं ये 4 आदमी will work with me, right? And all 4 people have worked under you. You made the careers. They worked with you for 15-20 years. लेकिन वो जब गद्दी पीछे से चले जाती है, ये जो डेटा का जो सेंस है इन इंडिया, दिस ऑल्सो इज अ चैलेंज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट एक्चुअली AI इज। सो व्हेन वी वर हायरिंग, व्हेन वी टेल पीपल दैट हम ये कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आता था। हमने कई इन्वेस्टर्स से बात किया कि हम ये कर रहे हैं, एवरीवेयर वाज कि ये हो ही नहीं सकता है। तो ये जो जब आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसका कि आपको कोई पैरेलल नहीं मिले, लेकिन हमें इसमें वर्ल्ड वाइड कोई पैरेलल नहीं था, कोई ये नहीं कर रहा था उस टाइम, आज भी नहीं कर रहा है। तो उस टाइम आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, राइट। आप किसी की गलतियों को देख के वो वापस से गलतियां नहीं करूंगा वो नहीं कर सकते। आपको अपनी गलतियां करनी है, आपको ही सीखनी है, कोई आपसे सीखेगा। एंड आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अस वाज दैट हमने इसमें कभी भी किसी का पैसा नहीं लिया। और व्हेन यू क्रिएट समथिंग विद योर ओन मनी, हमको खुद को, मेरे को और जॉयसन को 10-15 स्टेप पीछे आने पड़ा ऑन आवर ओन अर्निंग्स। You've never borrowed money, no loan. This was like always No.
in you कि मैं कभी No, we've not loan. borrowed money on any of the This is like ventures. you that you don't like Yeah. borrowing money, No, no loan. you can't do it. आपका वो बोलते हैं ना फ्लैश इन द गेम, हम तो पूरे गेम में घुस जाते हैं कि अगर आप उसमें नहीं हो तो फिर, और जब तक हमें खुद के हमको खुद, ऐसा मैंने आपको बताया जैसे मनी कंट्रोल चालू हुआ, मार्केट्स मुझे चालू हुआ, दोनों मुझे लगा है सोशल एक्टिविटी, पता नहीं पैसा बनाएंगे नहीं, किसी और का पैसा क्यों डुबोना? Right. That's a moral responsibility that you have. Why do you need to do that? So now what next? Hopefully this company will do IPO. We are launching our own PMS. Soon we will launch a mutual fund. We will get into asset management. We will get into global advisory across the globe. 74, 75 countries we want to reach. और किसी दिन IPO करेंगे. नहीं भी किया तो डिविडेंड कमाएंगे. Fingers crossed. काम करते रहेंगे. Definitely, I will be there to buy that IPO. Definitely. Thank you. Yes. Thank you so much. So definitely best of luck for that. Now coming to the final retailer, क्योंकि यार ये हो जाता है कि retailer से ही पूरा market है. Right. So first जब हम ये कहते हैं कि चलो retailer को लगाना है, अब F&O करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर मैं 10 रुपए का शेयर खरीदूँ उससे बेटर मैं एक कॉल ले लेता हूँ, उसमें मेरे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं. So even a rickshaw driver will go and buy a call and the put. So first यार लगता है आपको अभी next 10 years में now retailers have become that sensible कि अब धीरे धीरे समझ रहे हैं they'll make money and you know जितना हम पहले बोलते थे कि सिर्फ FI वहाँ चलाता है, but now retailers पैसा बनाएंगे. According to me, retail investors पैसा ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ठोकर लगने के बाद, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इंडस्ट्री एक थोड़ा शेप चेंज कर रही है. जो सीरियस इक्विटी इन्वेस्टर्स टू नाउ अगर आप एवरेज एज देखें वो 27-28 तक आ गई है. तो ये थोड़ा यंग इन्वेस्टर्स हैं. यंग इन्वेस्टर्स थिंक दैट आई कैन टेक रिस्क. द डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज नॉट लेवरेज. अगर आपको रिस्क लेना है आप स्मॉल कैप लो ना, डिलीवरी पे लो, बैठो उसको लेके, आप छोटी कंपनी लो, दैट कैन बी अ रिस्क. लेकिन टू टेक लेवरेज, आई एम नॉट a preacher of that you should be taking leverage. I have never in my life, I should tell you this, मैंने अपना करियर आज 27 साल से चालू किया, मैंने एक भी F&O ट्रेड नहीं किया. मैंने एक भी F&O ट्रेड नहीं किया. एक बार मैंने लेवरेज नहीं लिया मगर, एक भी बार. Okay. Never. So never traded in options. Never. किसी के पैसे पे ट्रेड नहीं करूंगा. If I have traded with my own money. Okay. I have traded. Not with someone else. No, leverage लेके. Okay. और when I traded also मैंने F&O में नहीं किया. मैंने अपना डायरेक्टली वीकली सुबह लेके शाम को बेचने की कोशिश, इंट्राडे, वो सब किया मैंने. लेकिन leverage, because वो it can finish you. One wrong trade can finish your life and life's earnings. So be very careful when you are trading on levered money. And I personally feel that ये जो आज की जनरेशन है, like मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों यहीं पे इंटर्नशिप करते हैं whenever they feel like. And what I'm realizing is that the intellect is so good. मतलब ये जो minds अभी 27, 20-year-old, 30, 35-year-old people have is so good. या तो ये मेरी एज है, लेकिन मैं उस एज में ऐसा इतना तेज नहीं सोच सकता था जितना ये लोग सोचते हैं. Because speed of everything is increased. Their thought process, their thinking speed is also increased. If they use it well, according to me, they can create wonders for themselves in equity market. But थोड़ा greed को control करके, थोड़ा patience बढ़ा के, and use your mind and just keep going. Perfect. So with that, we end up this show. Thank you so much for joining with us. I had a pleasure talking to you, and it's been wonderful. Thank you so much, and I hope investors listen to this. And I always say that हम 1 घंटा भी बोलें तो एक चीज भी उनको अगर पसंद आ जाए तो बढ़िया है. So definitely, that is all good. Thank you so much for your time. And wish you all the very best. And I wish कि आपका IPO जल्द से जल्द आ जाए. Thank you so much. Thank you Mohit, so much.